जय श्री श्याम सभी को। मैं मनीषा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज हम अपना CDP का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा BF स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर किया 1938 में। ये वहाँ पर उस विद्यालय के अंदर जो है ना प्रोफेसर थे, और यहीं पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है, जो अनुक्रिया होती है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, और इसीलिए इनके इस सिद्धांत को क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। कभी कभी किसी एग्जाम में इनकी बुक भी पूछ ली जाती है, तो इनकी बुक है वर्बल बिहेवियर। स्किनर के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने जो है ना, जो भी हमारा लर्नर है उसको जो है ना सक्रिय माना है, यानी कि एक्टिव माना है, इसीलिए इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिकर्मित अनुदेश सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, और RS थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। जितने भी हमारे व्यवहारवादी हुए, वो लोग पहले उन्होंने SR थ्योरी दी थी, यानी कि वो पहले स्टिमुलस की बात करते थे और उसके बाद में रिस्पॉन्स की बात करते थे। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर पहले रिस्पॉन्स को महत्वपूर्ण माना और उसके बाद इन्होंने स्टिमुलस को, यानी कि इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी दिया। और जो हमारे स्किनर थे वो हमारे व्यवहारवादी थे, यानी कि इनका मानना भी क्या था कि जितनी आप बच्चे को या लर्नर को प्रैक्टिस करवाओगे, जितना वो ड्रिल और प्रैक्टिस करेगा, जितनी चीज़ों को दोहराएगा, उतना ज़्यादा उसको जो उसकी जो लर्निंग है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और उसको चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। जो हमारे BF स्किनर थे, उन्होंने जो है ना चूहों के ऊपर और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। लेकिन इनका जो मेन जो मतलब जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो चूहों वाला पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो उसने जो है ना चूहों पर प्रयोग किया था। और इनका जो ये सिद्धांत है, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा थॉर्नडाइक से प्रभावित थे। इसी वजह से इनका जो ये सिद्धांत है, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने जो है ना इनका जो प्रयोग है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने एक लोहे का बॉक्स लिया था, और जो कि चारों साइड से बंद था, और उसमें नीचे जो है ना लोहे की जंजीरें लगी हुई थी, और उसमें एक होल बना हुआ था जहाँ से, और एक लीवर लगा हुआ था। जब चूहा, और फिर उन्होंने क्या किया कि उस जो वो बॉक्स बना हुआ था लोहे का, उसको जो है ना स्किनर का बॉक्स नाम दिया गया था। फिर इन्होंने एक चूहा लिया और उस चूहे को उस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया, और फिर जब चूहे को भूख लगती तो वो क्या करता कि इसके अंदर है ना एक लीवर लगा हुआ था, और उस लीवर के ऊपर जैसे ही चूहे को भूख लगती, चूहा उछल कूद करता और उसका पैर जो है ना उस लीवर के ऊपर रखा जाता, और जैसे ही वो उसके ऊपर पैर रखता तो जो होल बना हुआ था उसके अंदर से खाना जो है ना उसको मिल जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और फिर उसके नीचे जो है ना, जो नीचे जो लोहे की जंजीरें लगी हुई थी, अगर वो गलत जगह पैर रख देता तो उसको क्या होता था, करंट भी लगता था। तो इसीलिए इनके सिद्धांत के अंदर जो है ना रेनफोर्समेंट को और जो पनिशमेंट है उन दोनों की बात की गई है। जैसे ही उसको रेनफोर्समेंट मिलता, यानी कि जैसे ही चूहा जो है ना उसके ऊपर पैर रखता लीवर के ऊपर, तो उसको खाना मिलता, और खाना मिलते ही वो क्या करता, और ज़्यादा एक्टिव होकर उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता। और खाना उसके लिए क्या था, एक रेनफोर्समेंट था, मतलब उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था। जैसे ही वो उसको मिलता और वो और ज़्यादा एक्टिव होकर अपने काम को करने लग जाता, मतलब ज़्यादा एक्टिव होकर वो क्या करता कि लीवर के ऊपर पैर रखने की क्या करता, कोशिश करता। तो ये इनका पूरा सिद्धांत था, और इस सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकला कि जितना पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है, और जैसे जैसे उसको पुनर्बलन मिलता जाता है, तो उसकी जो है ना रिस्पॉन्स करने की और उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है ना वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो इन्होंने जो है ना अपने सिद्धांत के अंदर जो पुनर्बलन है, यानी कि जो रेनफोर्समेंट है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इनका मानना था कि अगर सही रेनफोर्समेंट दिया जाए तो जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, अधिक जल्दी होती है, यानी कि उसकी स्पीड जो है ना लर्नर की वो बढ़ जाती है। ये इन्होंने इनका पूरा जो है ना सिद्धांत, जो इनका पूरा मतलब जो इनका सिद्धांत था, जो इन्होंने प्रयोग किया, वो इनका ये पूरा प्रयोग था चूहे के ऊपर। जो हमारा चूहा था उसको इन्होंने अनुक्रिया करता, यानी कि रिस्पॉन्स करने वाला माना, और जो भोजन था वो इस चूहे के लिए क्या था, रेनफोर्समेंट था। अब हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पुनर्बलन आखिर होता क्या है। तो पुनर्बलन हमारा वो उद्दीपक, यानी कि वो स्टिमुलस होता है जिसके मिलने से जो हमारी रिस्पॉन्स करने की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी कि हमारा किसी भी काम को करने के लिए जो हमें क्या है और अधिक मोटिवेट करता है रेनफोर्समेंट, तो इसी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको ये बोल दो कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको जो है ना हम नई साइकिल ला के देंगे, तो वो क्या करेगा, मतलब कि उसको साइकिल उसके लिए क्या हो गया, एक रेनफोर्समेंट हो गया कि वो उसको पाने के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करेगा। तो ये क्या होता है, एक तरीके का पुनर्बलन होता है। मतलब उसकी जो है ना लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जो रेनफोर्समेंट होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक कैसा होता है, नेगेटिव। स्किनर ने अपने पूरे सिद्धांत के अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया, सबसे ज़्यादा बल जो है ना रेनफोर्समेंट के ऊपर ही दिया है। रेनफोर्समेंट हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। अगर हम किसी को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो वांछनीय व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब उसका वांछनीय व्यवहार करने की जो है ना वांछनीय व्यवहार है वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। मतलब वो अपने काम को बार बार दोहराएगा। मतलब जो व्यक्ति होता है या जो लर्नर होता है उसकी जो है क्रिया करने की स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगी और वो बार बार उस चीज़ को करेगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपको क्लास में आपने कोई पोएम सुनाई और वो पोएम सभी को बहुत अच्छी लगी,
तो सब क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो आपकी क्या है कि आप उस चीज़ को फिर से करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एक रेनफोर्समेंट मिला कि लोगों ने आपकी तारीफ की, और आप उस तारीफ को वापस पाने के लिए क्या करोगे, वापस से और अधिक मेहनत करोगे। तो ये एक होता है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। फिर एक होता है हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा अवांछनीय व्यवहार होता है, मतलब जो एक्सेप्ट करने लायक जो बिहेवियर नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, उसको कम करने के अंदर ये हेल्प करता है हमारा जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है वो। क्योंकि जब हम ये किसी लर्नर को देंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट किसी लर्नर को देंगे, तो वो क्या करेगा, अपने उस अवांछनीय व्यवहार को वापस नहीं दोहराएगा। इसलिए ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मान लो कोई टीचर अगर किसी छोटे बच्चे को अच्छा काम करके लेके आने पे स्टार दे रही है या गुड दे रही है उसकी नोटबुक में, तो फिर अगर वो एक टाइम के बाद उसको स्टार देना बंद कर दे, मतलब उसको गुड या फिर उसको उसकी तारीफ करना बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, और अधिक मेहनत करेगा दोबारा, मतलब टीचर से स्टार लेने के लिए अच्छी राइटिंग में मतलब अपना होमवर्क पूरा करेगा। तो ये भी उसके लिए क्या हो जाएगा, एक जो है ना नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ठंड हो रही है, तो ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने ऊनी कपड़े पहनने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी हमारा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो धूप से बचने के लिए हम अपने चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं आंखों पे, तो वो भी हमारा एक क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है हमारा रेनफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इसके अंदर जो हमारी लर्निंग है वो क्या होगी, हमेशा बढ़ती है। मतलब उसमें जो हमारा अधिगम है वो क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ना कि कम होता है। जो लर्नर है उसके सीखने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और वो ज़्यादा एक्टिव होकर सीखता है, ना कि उसकी लर्निंग जो है ना कम होती है। फिर हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है उसको उसकी जो अनुसूचियाँ होती हैं उनको भी दो टाइप से बांटा गया है। पहली है हमारी सतत पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, लगातार, यानी कि जब व्यक्ति या कोई भी बच्चा या लर्नर जब कोई काम को कर रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है बार बार, और हम उसकी हर क्रिया के ऊपर अगर उसको रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। और ये वाला जो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मान लो कि अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब मेरे को दे दिया, सही जवाब दिया, और मैं आपकी तारीफ करने लगा, आपको बोलूँ बहुत अच्छा, गुड, ये वो, फिर उसके बाद में मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो भी आपने सही बता दिया, फिर मैं आपकी तारीफ करूँ, तो मतलब हर बात पर मैं अगर आपकी तारीफ कर रही हूँ तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट हो गया, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एक टाइम के बाद उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी आपके आगे, कि ठीक है सर ने तारीफ कर दी, ओके, क्योंकि वो आप बार बार आपको मिल रहा है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। फिर एक होता है हमारा आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई विशेष या कोई खास उपलब्धि हो, या फिर खास कोई मतलब कोई विशेष कमी या उपलब्धि के ऊपर जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसके ये वाला है ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये आप जब भी देते हो जब या तो कोई अच्छा काम किया हो या फिर कोई मतलब कोई ज़्यादा ही बुरा काम कर दिया हो तब, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी जो है ना तारीफ या बुराई की जाती है। तो ये वाला होता है हमारा आंशिक पुनर्बलन सूची। और इनका पूरे सिद्धांत के अंदर क्या होता है, पहले कोई रिस्पॉन्स होता है, मतलब कोई अनुक्रिया होती है, उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, जब हम कोई अनुक्रिया या कोई प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद हमें उससे क्या मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है, यानी कि हमें कोई पुनर्बलन मिलता है। और फिर अगर हमें कोई अच्छा यानी कि पॉजिटिव पुनर्बलन मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने उस काम को रिपीट करेंगे, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगी। और इसी को इन्होंने क्या कहा है, इसको कहा इन्होंने साधन अनुबंधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन इन्होंने कहा है। फिर एक इनका जो ये सिद्धांत है, जो स्किनर का सिद्धांत है, उसके अंदर हमें एक शेपिंग करना, यानी कि किसी चीज़ को आकार देना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेपिंग करना या आकार देना, ये कॉन्सेप्ट किनका दिया हुआ है, तो ये हमारा बीएफ स्किनर का दिया हुआ है। आप इनका जो प्रयोग हुआ था चूहे का, उससे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे कि आपको पता है कि इनकी वो चूहा है, वो जब हमारा किसी मतलब जब हमारे लीवर के ऊपर पैर रखता है तो उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, तो वो उसके लिए एक रेनफोर्समेंट हो गया। लेकिन अगर जब वो उसका पैर कहीं गलत जगह लग रहा है तो उसको करंट भी मिल रहा है, मतलब पनिशमेंट भी मिल रही है, तो वो फिर क्या कर रहा है, अपने आप को आकार दे रहा है, अपने आप को शेप दे रहा है कि मुझे यहाँ पैर रखना है। तो इसी चीज़ को जो है ना स्किनर ने बताया था, और यही हमारा क्या कहलाता है, शेपिंग कहलाता है, मतलब आकार देना कहलाता है। और ये सबसे मेन बात इनके सिद्धांत के अंदर यही रही कि इन्होंने जो है ना लर्नर को हमेशा एक्टिव माना है, ना कि पैसिव। फिर एक इनके जो सिद्धांत के अंदर जो है ना दंड की बात की गई, यानी कि पनिशमेंट की बात की गई। और पनिशमेंट कब दी जाती है, जब कोई अवांछनीय व्यवहार होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। मतलब किसी गलत बिहेवियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो हमारी पनिशमेंट भी दो टाइप की होती है, पहली होती है हमारी पॉजिटिव और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है हमारी, पनिशमेंट से आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पनिशमेंट चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा लर्निंग को क्या करेगी, कम करेगी। और रेनफोर्समेंट हमारा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारी लर्निंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जो हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट होती है उसका एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि मान लो मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर आप ये समझ लो कि मान लो कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके बॉस ने उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई आपको ये वाला प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और उसने उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। तो फिर उसका जो बॉस है वो क्या करेगा कि मान लो उसने उसको सभी के सामने, जैसे उसकी जो कंपनी में जो बाकी मेंबर्स थे उनके सामने उसको बोल दिया कि भाई इसने ऐसे ऐसे अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो टाइम पे नहीं किया। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा कि बाद में है उस चीज़ को ध्यान में रखेगा और अपना जो उसका जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम पे करने की पूरी प्रैक्टिस करेगा, कि वो कोशिश करेगा कि ऐसा दोबारा ना हो। तो ये हमारा होता है कि पॉजिटिव पनिशमेंट इसको बोलते हैं हम। फिर एक होती है हमारी नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको अपने रूम की सफाई करनी है और आपका मूड नहीं, आप बैठ के अपने फ़ोन चलाने लगे। तो फिर मैंने देखा कि आप अपना काम नहीं करे हो, आप फ़ोन में लगे हो, और मैं आके आपका फ़ोन ले लूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। या मतलब जो चीज़ आपको पसंद है मैं आपको वो आपसे छीन लूँ, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया नेगेटिव पनिशमेंट।
फिर इनका एक मतलब इनका जो है ना लैंग्वेज के ऊपर इनका एक स्टेटमेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये इनका लैंग्वेज के ऊपर, कि जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से सीखता है, तो वो किसी भी लैंग्वेज को या तो अनुकरण से यानी कि इमिटेशन से सीखेगा या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सीखेगा, मतलब बार बार चीज़ों को दोहराकर सीखेगा। तो ये इनका मतलब ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि स्किनर के अकॉर्डिंग बच्चा जो है ना वो लैंग्वेज को कैसे सीखता है, तो वो इमिटेशन से यानी कि अनुकरण करके चीज़ों को, या फिर बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस करके सीखता है। और ड्रिल और प्रैक्टिस तो जितने भी हमारे बिहेवियरिस्ट थे, जितने भी हमारे व्यवहारवादी हुए, वो सभी ये कहते हैं कि वे सभी मतलब उन सब का मानना है कि जो ड्रिल और प्रैक्टिस है वो करवानी चाहिए और उसी से जो है ना लर्निंग अच्छी होती है। तो ये भी हमारे बिहेवियरिस्ट थे जो स्किनर हैं, तो उनका भी यही मानना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।